तो अफबॉ प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस कर रहे थे और अफबॉ प्रिंसिपल में कुछ एक्सेप्शन केस मैंने आपको बताए हुए थे। जैसे हम बात कर रहे थे क्रोमियम की, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना आया है 24। अब 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बनाया तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 आना ये चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, 3d4 आना चाहिए और 4h2। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग हो गया और करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है यहाँ पर 4s1 3d5। ठीक, 4s1 3d5 ये कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट होने वाला है। या मैं कॉपर की बात करता हूँ, एटॉमिक नंबर 29 है तो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। क्लियर? आना तो ऐसा ही चाहिए था कंसेप्ट जो हम सीख रहे हैं, पर वापस से ये भी क्या हो गया है, यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। तो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है इसका, ये सब तो एज इट इज़ है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन लास्ट में हो रहा है 4s1 3d10। अब क्वेश्चन ये उठा कि ये ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं, इसे कहा जाता है एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है ना, डेविएशन फ्रॉम अफबॉ प्रिंसिपल या एक्सेप्शनल बिहेवियर। तो ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि भाई इनके अंदर इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को मिल रहा है। ठीक, तो इसके दो रीज़न हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, आप चाहें तो साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिमेट्री। जो जितना सिमेट्रिकल रहेगा उसके स्टेबल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक, ऐसा लिखा हुआ रहता है बुक्स के अंदर, अक्सर हम लोग पढ़ते भी रहते हैं कि सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। ठीक है ना, एक सिंपल सा कंसेप्ट। मैं ऐसा खड़ा हुआ हूँ, आपको एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में नज़र आ रहा हूँ, पर मान लीजिए मैं ऐसा खड़ा हो जाता, आड़ा तिरछा खड़ा रहता यदि कहीं पर, तो कितनी देर तक खड़े रह पाऊँगा, ज़्यादा देर नहीं रह पाऊँगा। ठीक है ना, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो जितना सिमेट्रिकल ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। ठीक, और हम बोलते हैं कोई चीज़ हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है। ठीक, जैसे इस कंडीशन में देखें डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10 और अभी यदि 5 हैं तो वो हाफ फिल्ड कहलाएगा। यहाँ डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कैसा कहलाएगा, ये फुल फिल्ड कहलाएगा। तो हाफ फिल्ड स्टेट या फुल फिल्ड स्टेट की जब आप बात करते हैं तो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड में क्या हो जाता है, एक सिमेट्रिकल पैटर्न दिखता है, सिमेट्रिकल ऑर्डर दिखता है, आधा भरा हुआ है या पूरा भरा हुआ है। ठीक, इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी सिंस D5 and D10 configuration are more symmetrical. That's why these are stable form of chromium and copper. Clear? Second होता है exchange energy. एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा रहने वाली। ये एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, चलिए एग्जांपल की हेल्प से सीखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक D4 कॉन्फ़िगरेशन है और एक कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास D5। ठीक, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5, ये दो कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, अब हर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज होना चाहता है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये एक्सचेंज होना चाहता है और इस एक्सचेंज होने में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उसे हम एक्सचेंज एनर्जी कहा करते हैं। और एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यदि इसके मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ एक्सचेंज हो सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है,
यहाँ एक्सचेंज हो सकता है और ये यहाँ एक्सचेंज हो सकता है। यानी कितने एक्सचेंज पॉसिबल हुए इसके? 3 हो गए, 3 एक्सचेंज पॉसिबल। फिर नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में इसका बना करके देखो, ऐसा था। अब इसकी बारी आई, ठीक, ये पीछे एक्सचेंज नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, आगे ही जाएंगे नेक्स्ट एनर्जी लेवल। तो ये यहाँ एक्सचेंज हो सकता है, यहाँ एक्सचेंज हो सकता है। कितने एक्सचेंज पॉसिबल हुए? 2। फिर इसके अगले इलेक्ट्रॉन की यदि मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है? 1 2 3 4, ये यहाँ एक्सचेंज हो सकता है। कितना एक्सचेंज पॉसिबल हुआ है? 1। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने पॉसिबल हुए हैं? 3 + 2 + 1, यानी 6 एक्सचेंज पॉसिबल हुए हैं। अब यदि D5 हो जाता वो कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होता? यदि वो कॉन्फ़िगरेशन D5 हो जाता तो फर्स्ट ये 1 2 3 4, ठीक, 4 एक्सचेंज तो यहाँ मिल जाते, मिलते नहीं मिलते। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, ये एक्सचेंज होगा 1 2 3 एक्सचेंज मिलेंगे। फिर नेक्स्ट की बात करिए आप लोग, ये वाला 1 2 एक्सचेंज मिले। और फिर अगले की यदि आप बात करेंगे तो 1 एक्सचेंज मिला। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज यदि आप देखेंगे तो कितने आ गए यहाँ पर? 10, ठीक। तो बनी बात है किसमें एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा मिल रही है? मुझे D5 कॉन्फ़िगरेशन में एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। और D5 कॉन्फ़िगरेशन में यदि एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी भी कैसी होगी? मोर होगी कंपेयर टू D4 कॉन्फ़िगरेशन। इज इट क्लियर? ठीक। तो ये है भाई ऑफ-बॉक प्रिंसिपल, पूरी वैरायटी मैंने आपको इसके अंदर बता दी ऑफ-बॉक प्रिंसिपल की, ठीक है ना। कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होते हैं, उसमें हमने नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा पिछले वीडियो में, देखिए आप। आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे हम लोग, कैटायन और एनायन के। कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस इनर्ट गैस के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे वो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक। और उसके बाद बताए एक्सेप्शनल केसेस, है ना। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात हम सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ बच्चों का एक नॉर्मल कन्फ्यूज़न होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में एंटर करेगा या 3d में एंटर करेगा, ठीक है ना। किसी बुक्स में जो है पहले 3d लिखा हुआ है, 3s2 3p6 3d, फिर 4s लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि पहले 4s में लेके जाइए फिर 3d में। तो यहाँ पर आपको एक सजेशन है कि जब तक आप सब्जेक्ट सीख नहीं जाते हैं अच्छे से, कॉन्फ़िगरेशन पे पूरी कमांडिंग नहीं हो जाती है आपकी, तब तक आप इसी पैटर्न में लिखते चले जाइएगा। पहले 4s में ही इलेक्ट्रॉन को पहुंचाइए, फिर 3d में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाइए और इस प्रकार से आगे बढ़िए। समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना। जब हो जाएगी कमांडिंग तो फिर हम 3-3 वालों को एक साथ लिख लेते हैं, 4-4 वालों को एक साथ लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक। अभी नहीं करना है, जब तक हमारी पूरी कमांडिंग नहीं हो जाती है चीज़ों पे, तब तक आपको ऐसा नहीं करना है। जैसा बता रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही करना, पहले 4s में और 3d में। अब इसको प्रूव करके बताते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक। तो यहाँ आपको करना है बोहर-बरी प्रिंसिपल और n+l रूल। क्या कहते हैं इसको? n+l रूल कहा करते हैं। ये n+l रूल होता क्या है? n+l, स्मॉल n यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल l जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेटमेंट क्या है उसे लिखिए आप जरा साथ में। स्टेटमेंट बोलता है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल्ड इन सबशेल विथ मिनिमम वैल्यू ऑफ n+l। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल्ड इन सबशेल विथ मिनिमम वैल्यू ऑफ n+l, ठीक है। जिसके लिए n+l की वैल्यू कम आएगी, इलेक्ट्रॉन पहले उस सबशेल में जाएगा, ठीक है ना। और क्या बोलता है आगे? इफ 2 or more subshell have same value of n+l,
if two or more subshell have same value of n plus L, then electron first enter into the subshell with least value of n plus L. दो या ज़्यादा सबशेल के लिए यदि n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ एंटर करेगा? इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ एंटर करेगा जहाँ n प्लस एल की वैल्यू कैसी हो? मिनिमम हो। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे पता करना है कि पहले 4s में जाएगा या 3d में जाएगा। एक बहुत ही नॉर्मल कन्फ्यूज़न है कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में एंटर करेगा या 3d में एंटर करेगा। ठीक, तो इसके लिए n प्लस एल निकालते हैं हम लोग। अब n प्लस एल कैसे निकालेंगे? तो पहले भी कई बार बात हो चुकी कि s, p, d या f के सामने जिस नंबर से मल्टीप्लाई है वो n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। यहाँ s के सामने कितने से मल्टीप्लाई है? 4 से, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो गई है? 4 प्लस एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वीडियो देखिए, एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये आ गया यहाँ पर कितना? 4। क्लियर? अब इसकी बात करता हूँ मैं, यहाँ पर n प्लस एल निकालूँ तो d के सामने 3 से मल्टीप्लाई है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई 3। और d है, एस सबशेल के लिए l की वैल्यू है 0, p सबशेल के लिए है 1, d सबशेल के लिए है 2 और f सबशेल के लिए है 3। तो ये d सबशेल है, d सबशेल के लिए कितनी वैल्यू आएगी? 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। ठीक, तो लेस एनर्जी यहाँ पर किसकी आई? लेस एनर्जी आई 4s की, और 3d की एनर्जी उसके कंपेयर में ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ एंटर करेगा? 4s में एंटर करेगा। उसके बाद कहाँ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन? 3d में जाएगा। आई बात समझ में? ये है बोहर-बरी प्रिंसिपल और n प्लस एल रूल। ठीक, एक और एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रॉन पहले 5d में जाएगा या 4f में जाएगा या 6s में जाएगा। ठीक है ना, या फिर मैं यहाँ पर 6p कर लेता हूँ। चलिए एक काम करता हूँ, 6p कर लेता हूँ। ठीक, और 7s भी ले लो। चलो, अब ये 4 चीज़ें हैं, 5d है, 4f है, 6p है और 7s है, और मुझे पता करना है कि इन सभी में इलेक्ट्रॉन चारों में से सबसे पहले किस में एंटर करेगा, है ना। तो सभी के लिए मैं क्या निकाल लूँ? n प्लस एल निकाल लेता हूँ सभी के लिए। इसके लिए n प्लस एल निकाल लूँ तो 5 प्लस 2 आएगा क्योंकि d है। 5 प्लस 2 यानी कितना आ गया? 7। यहाँ पर मैं निकालता हूँ तो 4 प्लस 3 आएगा। क्यों? f है ना, बार बार बोल रहे हैं। s सबशेल के लिए l की वैल्यू 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है और f के लिए कितनी है? 3 है। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं जा करके। तो यहाँ भी 4 प्लस 3 कितना आ गया? 7। ये आ रहा है 6 प्लस 1 7 और ये आ रहा है 7 प्लस 0 कितना आ गया? 7। कमाल हो गया। ठीक, सभी के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ गई है? 7 आ गई। अब ऐसे केस में क्या किया जाए, है ना। तो उस स्टेटमेंट में मैंने आगे क्या बोला था? इफ 2 और मोर सबशेल हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, then electron first enter into the subshell with minimum value of n। जिसके n की वैल्यू इन सभी में से मिनिमम होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले जाएगा। ठीक, तो यहाँ n की वैल्यू 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो मिनिमम वैल्यू किस में आ रही है? 4 में आ रही है, 4f। तो इन चारों को यदि कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा? 4f में। और यहाँ देख भी सकते हैं आप यदि बोर्ड पे, ये देखो पहले 4f में जा रहा है, 4f के बाद कहाँ पर पहुँचेगा? 5d, 5d के बाद कहाँ पहुँचेगा? 6p और फिर बाद में कहाँ जाएगा? वो 7s में जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक, तो ये कंप्लीट वैरायटी मैंने आपको सिखा दी यहाँ ऑफ-बॉब प्रिंसिपल की। ठीक है ना, दोनों वीडियोस को आप एक के बाद एक देखेंगे यदि, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाए जाते हैं। ठीक है ना, और इन्हें सीखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आगे सब्जेक्ट हमारा पूरी तरीके से इसी पे टिका हुआ है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है हुंड्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट से कंसेप्ट है, मैंने पहले भी बात करी हुई है, ऑफबॉ, हुंड एंड पॉली। ठीक, तो ऑफबॉ तो पूरी वैरायटीज़ मैंने आपको सिखा दी, अब सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे बिना किसी टेंशन के। अब हम बात कर रहे हैं हुंड्स प्रिंसिपल की। हुंड प्रिंसिपल क्या बोलता है, आप लैंग्वेज लिख लीजिए पहले तो अपनी कॉपी के अंदर। मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, है ना, बुक की लैंग्वेज से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हुंड प्रिंसिपल बोलता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल, वहां ब्रैकेट में लिख लेंगे पी डी एंड एफ। ठीक, टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ईच अवेलेबल ऑर्बिटल ऑफ दैट सबशेल रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ईच अवेलेबल ऑर्बिटल ऑफ दैट सबशेल रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अपनी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया हुंड प्रिंसिपल को कैसे समझना है। क्या बोल रहा है, मातृभाषा में बात करें कि कोई भी सबशेल है, एस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एस में एक सिंगल ऑर्बिटल है, तो ये जो प्रिंसिपल है केवल पी डी और एफ के लिए एप्लीकेबल है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी भी सबशेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक उसके सभी अवेलेबल ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, तब तक आप पेयर बनाना चालू नहीं करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p2 बना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 1s है। ठीक, तो 1s है, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। सिंगल बॉक्स बनाऊंगा क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल होता है। 2s भी है तो s ही, ठीक, तो उसमें भी सिंगल ऑर्बिटल है ना। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बारी आई यहाँ पे 2p की। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या मैं ऐसे बना दूं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, 1 ऑर्बिटल कैन एक्मोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे बना दिए। बस यही गड़बड़ है, यही तो बताना चाह रहा है हुंड हमें। ये बोल रहा है जब तक यदि वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, जैसे इस केस में वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, यदि वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो कृपया करके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग मत कराइए। ठीक, तो ये पेयर आप यहाँ नहीं बना सकते, तो फिर अकेला इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि जब भी सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाएं आप, ठीक, तो उसका अपवर्ड डायरेक्शन में ही स्पिन रखिए। ठीक है ना, ऐसा क्लॉकवाइज ही शो करिए यदि अकेला इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। अब मान लीजिए नाइट्रोजन आ जाता है यहाँ पर, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 1s2 2s2 2p3 होता। 1s2 2s2 2p3 यदि हो जाता तो ये 1s2 हो गया है, 2s2 हो गया है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना, तो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या किया जाए बोलिए, पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ईच अवेलेबल ऑर्बिटल रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन, तो सभी अवेलेबल ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। क्लियर है बात। ठीक, मान लो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन देता आपको, तो ऑक्सीजन क्या आता, 1s2 2s2 एंड 2p4। यदि 1s2 2s2 2p4 आता ऑक्सीजन, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करोगे, सबसे पहले हर एक अवेलेबल ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये चला गया। अब यदि इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग हैं, बचे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पर आ गई बात समझ में। कितना सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो भी अवेलेबल ऑर्बिटल हैं किसी सबशेल के,
उन ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं कराइए जब तक उसमें कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। क्लियर? तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और ऐसे कॉन्फ़िगरेशन बनाने आगे आपको बहुत हेल्प करेंगे। जब हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन सीखेंगे, ओवरलैपिंग सीखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे, तब इसी की आपको हेल्प लेना है, हुंड प्रिंसिपल की। तो सभी की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है भाई। अफवा प्रिंसिपल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हुंड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट जो मैं यहाँ आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है पॉलीज़ प्रिंसिपल। अब पॉली प्रिंसिपल क्या बोलता है, चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 चीज़ें हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पर, अफवा, हुंड एंड पॉली प्रिंसिपल। पॉली प्रिंसिपल क्या बोलता है? तो पॉली प्रिंसिपल सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, ये कह रहा है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। फिर से सुन लीजिए, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक, किसी भी एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है ना, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इफ एनी 3 आर सेम देन 4th मस्ट बी डिफरेंट। यदि कोई 3 एक जैसे हो भी जाते हैं तो 4th क्वांटम नंबर, 4th से मतलब स्पिन नहीं है, 4th से मतलब एनीवन अलग होगा ही। ठीक, करके देखते हैं। देखिए क्या होता है कि इसमें आगे बढ़ें उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। क्वांटम नंबर वैसे पढ़ा चुका हूँ लेकिन वापस से एक बार रिवाइज करके बताता हूँ। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n। n की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो s, p, d या f के सामने जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो n की वैल्यू ही होती है। ठीक, एस पी डी एफ के सामने जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई है वो किसकी वैल्यू हुआ करती है? n की वैल्यू हुआ करती है। बार बार बोल रहे हैं, ध्यान रख लीजिए अब, है ना। दूसरा आता है यहाँ एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एस पी डी एफ, एस के लिए एल की वैल्यू हमेशा आप 0 रखोगे, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए कितना रखेंगे आप? उसे 3। ठीक है। थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यदि L इक्वल टू 0 है यानी S सब शेल है तो M की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। ठीक, यदि कहीं पर S सब शेल है तो उसके लिए आप L की वैल्यू 0 रखोगे और यदि L की वैल्यू 0 रख देते हैं तो M की वैल्यू भी आप उसके अंदर कितनी रखेंगे? 0 रखेंगे। ठीक है। L इक्वल टू यदि आप 1 रखते हैं यानी P सब शेल के बारे में बात करते हैं तो M इक्वल टू क्या करना पड़ेगा आपको? 3 वैल्यूज पॉसिबल होंगी, -1, 0 एंड +1। ठीक है, पिछला वीडियो देखिए आपको पता पड़ जाएगा कि M इक्वल टू होता है -L2 + L। ठीक है ना। तो 3 वैल्यूज यहाँ रख देंगे, -1, 0 एंड +1। -1 यदि है, देखिए P में 3 बॉक्स होते हैं। फर्स्ट बॉक्स कहलाता है Px, सेकेंड बॉक्स कहलाता है Py, थर्ड बॉक्स कहलाता है या थर्ड ऑर्बिटल कहलाता है Pz। तो यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में है, यहाँ पर है, तो m की वैल्यू आपको रखना है -1। सेकेंड ऑर्बिटल में है, यहाँ पर है, तो m की वैल्यू आपको रखना है +1 और थर्ड में यदि है तो m की वैल्यू आपको रखना है 0। समझ गए बात को? फर्स्ट बॉक्स में है तो m की वैल्यू -1, सेकंड में है तो +1 और थर्ड में है तो कितनी रखनी है आपको? 0 वैल्यू रखनी है। क्लियर है बात? ठीक। और L इक्वल टू यदि 2 हो जाता है, L इक्वल टू 2 हो जाता है तो m क्या होगा? -2, -1, 0, +1 एंड +2।
ठीक, 5 वैल्यूज़ आएंगी। 5 वैल्यूज़ आएंगी तो हम जानते भी हैं कि डी में बॉक्स भी कितने होते हैं, 5 बॉक्स होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये 5 बॉक्स हुआ करते हैं। यदि फर्स्ट बॉक्स में इलेक्ट्रॉन है तो m की वैल्यू आप रखेंगे -2, सेकेंड बॉक्स में है तो -1, थर्ड में है यदि तो कितना रखोगे +1, इसमें है तो +2 और लास्ट वाले के लिए कितना रखोगे 0। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना, कंफ्यूजिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। और आखिरी आता है स्पिन क्वांटम नंबर, यहीं पे बता दें, चलिए यहाँ बता देते हैं। आखिरी आता है, लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन से यदि अपवर्ड है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो s की वैल्यू +½ रखोगे, और यदि ऐसा है तो s की वैल्यू कितनी रखोगे, -½ रखोगे। ठीक है, अब चलिए करते कैसे हैं, एक एग्जांपल से सिखाऊंगा बस मैं आपको, ध्यान से सीखिएगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। 1s 2s और 2p, ठीक। अब सभी इलेक्ट्रॉन्स के मैं पूरे 4 क्वांटम नंबर्स निकाल करके आपको बता रहा हूँ, है ना। कौन कौन से, n, l, m और s, ठीक। पूरे क्वांटम नंबर्स निकालना हम लोग सीख रहे हैं, n, l, m और s की वैल्यूज निकालना सीखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ध्यान से सीखिएगा, जिसका अपवर्ड डायरेक्शन में आपको वहाँ पर रोटेशन नज़र आ रहा है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में स्पिन नज़र आ रही है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो इलेक्ट्रॉन किस में है, वो इलेक्ट्रॉन 1s में है, 1s में है, यानी s के सामने कितने से मल्टीप्लाई है, 1 से मल्टीप्लाई है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसके अंदर, 1 हो गई। अब L की बारी आई, वो किसका इलेक्ट्रॉन है, 1s का इलेक्ट्रॉन है, s, और s के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यहाँ पर L की वैल्यू कितनी रख दोगे आप, 0 हो गया। कितनी बार बोले, यहाँ देखिए, यदि L 0 है तो M भी कितना होगा, 0, तो यदि L 0 है तो M भी कितना हो जाएगा, 0, क्लियर। और फिर बात आती है यहाँ पर S, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, तो S की वैल्यू कितनी रख देंगे आप, +½ कोई डाउट किसी को। अब नीचे तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, 1s में ही जो इलेक्ट्रॉन नीचे तरफ है, उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए मैं पहले n की बात करूं तो 1s का ही है, तो 1s का है तो उसके लिए भी n कितना हो जाएगा, 1, वो s का है तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब l 0 होता है तो m की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी उसके अंदर, 0, लेकिन वो डाउनवर्ड है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो s की वैल्यू कितनी होगी, -½ ठीक। एनी 3 क्वांटम नंबर्स आर सेम देन 4th मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है ना। यहाँ पे बात करता हूँ 2s के बारे में यदि मैं बात करता हूँ, ठीक, तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि 2s का है, s का है तो l फिर से 0, जब l 0 तो m भी कितना 0 और s कितना आ जाएगा, +½ नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बात करिए, वो भी 2s का है, ठीक, तो 2 हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। s है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक, जब l 0 है तो m भी कितना हो जाएगा, 0, ठीक, लेकिन डाउनवर्ड है तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -½ हो गया। फिर हम 2p के बारे में बात करते हैं। 2p के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स तीनों ही 2p के हैं, तो p में 2 से मल्टीप्लाई है, मतलब तीनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू तो कितनी आएगी, 2 ही आएगी। अब मैं बात करता हूँ l की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये p के इलेक्ट्रॉन है और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1,
तो सभी के लिए L की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी आपको? 1 लिखनी पड़ेगी। लिख दी। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आती है M की वैल्यू, है ना। तो M की वैल्यू कितनी कितनी होगी? तो थोड़ी सी भी अकल यदि आपको प्रभु ने दी है तो आप यहाँ से देख लेंगे। फर्स्ट बॉक्स है तो M की वैल्यू कितनी रख देंगे? -1। सेकेंड बॉक्स में इलेक्ट्रॉन है तो M की वैल्यू कितनी रख देंगे? +1। और थर्ड बॉक्स में इलेक्ट्रॉन है तो M की वैल्यू कितनी रख देंगे आप? 0। ठीक, तो -1 +1 और 0। ठीक है। और फिर सभी की स्पिन ऊपर तरफ है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो सभी के लिए S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +12 हो जाएगी। क्लियर। अब चेक करिए, क्या कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको सेम नज़र आ रही है क्या? ठीक, चेक कर लीजिए। बिल्कुल नहीं आ रही होगी। यदि कहीं पे कोई 3 सेम भी होंगी तो 4th जरूर कैसी होगी? डिफरेंट होगी। जैसे इन दोनों के लिए बात करें तो ये 3 वैल्यू सेम है, ये अलग है। यदि P के इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो ये सेम है 2 2 2, 1 1 1 सेम है, +12 सेम है, लेकिन यहाँ डिफरेंट है, -1 +1 और 0। तो no 2 electrons in an atom can have same set of all 4 quantum numbers. It is known as what? Pauli principle. ठीक, कॉम्पिटिटिव के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की इसमें वैरायटी बना करती है। किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, चलिए कुछ 1-2 क्वेश्चंस मैं बोल के बताता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, डिटरमाइन ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। ठीक, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन है डिटरमाइन ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर मुझे डिटरमाइन करने हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? चलिए यहाँ देखिए बोर्ड पे, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक, अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम की बात हो रही है, यानी किसके बारे में बात हो रही है? केवल 3s के बारे में। 3s के बारे में यदि बात हो रही है, ठीक, तो ऐसा लिखिए और ऐसा लिखिए। हो गया। अब ऑल 4 क्वांटम नंबर्स मेजर करने हैं तो n की वैल्यू s के सामने 3 से मल्टीप्लाई है तो n की वैल्यू 3 हो गई। l s है तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक, m जब l 0 है तो m की वैल्यू भी कितनी होती है? 0 होती है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +12। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। ठीक है ना। यदि मान लीजिए मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन है डिटरमाइन ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर d इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम। ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर d इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम। ठीक, स्कैंडियम दिया हुआ है Sc21 और इसके d इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले तो आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। स्कैंडियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपके पास आएगा 4s2 3d1। 4s2 3d1 आया तो d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सिंगल है सिंगल इलेक्ट्रॉन आपके पास। ठीक, अब n की वैल्यू मैं बताऊं तो यहाँ d में 3 से मल्टीप्लाई है तो n की वैल्यू कितनी हो गई है? 3। l की वैल्यू कितनी होगी? तो d है, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2। अब m की वैल्यू कौन से बॉक्स में है, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। यदि फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू कितनी होती है? -2। ठीक, तो -2। और s की बात करें अपवर्ड डायरेक्शन में तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा? +12। आई या नहीं आई बात समझ में? ठीक, तो ये है भाई पाउली प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के
वेराइटीज़ कैसे करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कहता कि चलिए एक काम करिए आप तो, कि कुछ सबशेल दे रहा हूँ और उनके लिए मुझे एन, एल और एम की वैल्यूज़ बताइए। एन, एल और एम की वैल्यूज़ बताइए, कुछ सबशेल मैं आपको दे रहा हूँ। कैसे, देखिए ध्यान से। फर्स्ट, सेकंड ऐसा दिया हुआ, थर्ड, ऐसा दिया हुआ है। जिनके ऊपर टिक है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है आपको। क्या क्या निकालना है, एन, एल और एम, ठीक है ना। एस तो दिख ही रहा है सभी में, अपवर्ड डायरेक्शन में तो सभी के लिए एस प्लस हाफ हो जाएगा, कोई मैटर ही नहीं है। चलिए यहाँ से बात करता हूँ। 4s है, ठीक, तो एन, एल, एम। 4s है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई वहाँ पर 4। s है तो l की वैल्यू कितनी हो गई 0, और जब l 0 है तो m भी कितना हो गया 0, ठीक। 5p की बात करता हूँ तो 5p की बात करता हूँ तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। p है तो l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वहाँ पर 1, ठीक। और जब l 1 है तो m की वैल्यू या तो -1 या 0 या +1, लेकिन बॉक्स कौन सा है, सेकंड, और सेकंड बॉक्स में यदि इलेक्ट्रॉन है तो m की वैल्यू कितनी होती है +1, तो यहाँ पर रखेंगे आप +1, ठीक। इसमें बात करेंगे हम 4d में तो n इज इक्वल टू 4, l इक्वल टू d है, d के लिए l कितना होता है 2, ठीक। और m सेकंड बॉक्स है, सेकंड बॉक्स में इलेक्ट्रॉन है तो m की वैल्यू कितनी होती है -1, तो m की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -1। आया क्वेश्चन समझ में कैसे पूछे जाते हैं? इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कॉम्पिटिटिव में। एक और वैरायटी बनती है और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, कॉम्पिटिटिव में अक्सर पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। करेक्ट और नॉट करेक्ट ऐसा करके पूछे जाते हैं, और यहाँ पर ऐसा आपको सेट दिया जाता एन, एल, एम, एस। ध्यान से देखिएगा, वैल्यूज़ दी हुई हैं यहाँ, मान लीजिए 3, 0, 0 प्लस हाफ, 3, 1, 0 माइनस हाफ, 3, 2, 1 प्लस हाफ, ठीक। एक और ऑप्शन बना देते हैं 3, 3, 0 प्लस हाफ। एक ऑप्शन और बना लेते हैं, एक ही से सारी वैरायटी सीखने की कोशिश कर लेते हैं। चलिए 4, 0, 1 प्लस हाफ, ठीक। ये कुछ चीज़ें मुझे दी हुई है और मुझसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट, पॉसिबल है या नहीं है। n की वैल्यू 3 है, तो ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ 0 या फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, बाकी सारी वैल्यूज़ हो सकती है 1 2 3 4 5 6 से लेके इनफाइनाइट तक कहीं भी, तो n इज़ ऑलवेज करेक्ट, ठीक। ये तो सभी में करेक्ट है, n की वैल्यू तो हो ही सकती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो n की वैल्यू तो हमेशा सही है। दूसरी बात, s स्पिन क्वांटम नंबर या तो प्लस हाफ होगा या फिर माइनस हाफ होगा, ठीक। तो स्पिन क्वांटम नंबर या तो प्लस हाफ होगा या फिर माइनस हाफ होगा, तो ये देखिए प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ है, तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू भी सभी के लिए कैसी है, करेक्ट है। समस्या आती है सिर्फ एल और एम को डिटेक्ट करने में, है ना, पर वो कोई समस्या नहीं है, इतनी देर से बता तो रहे हैं, वही चीज़ तो सिखा रहे हैं। चलिए
N3 है तो क्या L 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, L इज इक्वल टू 0 टू n-1। ठीक, L की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक होती हैं। n यदि 3 है तो 3-1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक, तो L की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। ठीक, तो उन तीन में से कोई एक वैल्यू लिखी हुई है तो L इक्वल टू कैसा है? 0। और कितनी बार बोलूं यार कि L यदि 0 है तो M तो 0 होगा ही होगा, L 0 है तो M भी कितना होगा? 0। मतलब ये चारों बातें करेक्ट है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। सेकंड, N3 है तो क्या L 1 हो सकता है? बिल्कुल, N3 है तो L 1 हो सकता है ना। क्यों हो सकता है? अभी तो बता रहे हैं। 3-1 कितना आ गया? 2। तो 0 से लेके 2 तक की सारी वैल्यू लिखो, यानी 0 भी लिखो, 1 भी लिखो, 2 भी लिखो, यानी करेक्ट है। और L 1 है तो क्या M 0 हो सकता है? हाँ या ना? इधर देखना, L 1 है तो M -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। 3 वैल्यू पॉसिबल है, उसमें से एक कोई सी भी लिख सकता हूँ मैं। एक लिखी हुई है, मतलब ये करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में सभी बातें सही हैं, सेकंड ऑप्शन में सभी बातें सही है। थर्ड, N3 है तो L2 हो सकता है? बिल्कुल। L2 है तो क्या M 1 हो सकता है? हाँ, L2 है तो M -2 -1 0 +1 +2 कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो वो कितना हो सकता है? 1 तो हो ही सकता है ना। मतलब ये भी सारे ऑप्शंस, सारे पॉइंट्स सही हैं। यहाँ N3 है तो L3 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो 0 टू n-1 होता है, यानी हमेशा एक वैल्यू लेस आनी चाहिए। ठीक, तो 3-1 यानी 2, तो 0 से लेकर 2 तक हो सकता था बस। यदि N3 है तो L3 नहीं हो सकता। N और L की दोनों सेम वैल्यूज नहीं हो सकती, ये यहाँ पे गलत हो गया। ठीक, तो आगे अब देखने की जरूरत ही नहीं है, पूरा ही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में बात करता हूँ मैं। N, L, M और S दिया हुआ है। N 0 है, L 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 4S की बात हो रही होगी जरूर। अब L 0 है तो M 1 हो सकता है क्या? सवाल ही नहीं उठता। L यदि 0 है तो M भी 0 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता वो। ठीक, तो ये पॉइंट यहाँ जा कर के गलत हो गया। आई या नहीं आई बात समझ में? ठीक, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग। तो ये हमने सीखे भाई अफोबा, हुंड एंड पॉली प्रिंसिपल, क्लास 11th, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बातें करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास और बहुत सारी एटॉमिक स्पीशीज लाइक आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोस्टियर्स, आइसोडाइफर्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।